अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडेज़ लेसन नंबर 20। ड्यू टू बिजी स्केड्यूल मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, बट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो मिड टर्म की सीरीज़ कंप्लीट करके फ़ाइनल की भी स्टार्ट करूँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। अच्छा जी, आज का हमारा लेसन क्या है जी? अकल्चरेशन। आपने ज़्यादातर जो है वो कल्चर के बारे में सुना होगा। हर एक का अपना कल्चर है, पाकिस्तान का अपना कल्चर है, इंडिया का अपना कल्चर है, और हर एक कंट्री ने अपना कल्चर अडॉप्ट किया है, राइट। लेकिन जब यहाँ पर अकल्चरेशन आ जाता है तो इसका मतलब थोड़ा सा कल्चर से चेंज हो जाता है। वो किस तरह चेंज होता है मैं आपको बताती हूँ। देखें, कल्चरेशन में क्या होता है कि जब हम अपना कल्चर छोड़ के किसी दूसरे कल्चर को अडोप्ट करें तो उससे अकल्चरेशन कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा कल्चर हम तभी अडोप्ट करते हैं जब हमें वो ज़्यादा बेटर लगता है और वो ज़्यादा डोमिनेंट हो, ठीक है। तो वो हमें अकल्चरेशन का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। अपने कल्चर को छोड़कर किसी दूसरे कल्चर को अडोप्ट कर लेना कल्चरेशन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे टॉपिक 115 में, स्टैंडर्ड वीएस ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों को ग्लोबल लैंग्वेज का पता होगा लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज का नहीं पता, तो हम पहले स्टैंडर्ड लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? देखें, ऐसी लैंग्वेज which has changed from a regional into a national language, ठीक है, used as a second language by the speakers of other dialects retaining some features of other regional languages। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, स्टैंडर्ड लैंग्वेज किसे कहते हैं। देखें, ऐसी एक फॉर्मल सी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो गवर्नमेंट्स के थ्रू जो है वो अडॉप्ट की जाए स्कूल्स में और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल पर्पसेस के लिए। जैसे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। ऐसी ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। देन देखिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डिस्कवर्स न्यू फंक्शन, डेवलप न्यू रजिस्टर्स, एक्सपैंड इट्स मीनिंग पोटेंशियल, ठीक है। आप वो डेफिनेशन याद करें, देन ये कुछ पॉइंट्स याद कर लें। अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज आया, आपने पहले भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, उसको लिखिएगा और ये लिखिएगा, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। ग्लोबल लैंग्वेज देखें, अ लैंग्वेज विच हैज़ चेंज्ड फ्रॉम अ नेशनल इनटू एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जा सके, ठीक है। ग्लोबल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके कॉमन उसके जो है वो फीचर्स हों, ग्रामर हो, और एक ही तरह, जैसे कि आपने लिंग्वा फ्रैंका पहले पढ़ चुके हैं, वो एक ग्लोबल लैंग्वेज थी, उस तरह की लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किए हैं, ये डेफिनेशन में पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल लैंग्वेज का आपको पता चल गया है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल लैंग्वेज में आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्रिएट्स न्यू फंक्शन, क्रिएट न्यू फंक्शंस, प्रोड्यूसेस न्यू मीनिंग्स, इंक्रीजेस इट्स मीनिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये ग्लोबल लैंग्वेज के 3 पॉइंट्स और ये ग्लोबल लैंग्वेज के कुछ लाइंस आपको याद होनी चाहिए ताकि आप ये कॉन्सेप्ट लिख सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्पीच एक्ट किसे कहते हैं? एन एक्ट दैट अ स्पीकर परफॉर्म्स मेकिंग एन एट्रेंस, यानी कि कोई कलमात बनाने के लिए स्पीकर जो बोलते हैं। अब वो स्पीच एक्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्टिंग, प्रॉमिसिंग, आस्किंग, डिमांडिंग, अपोलोजाइजिंग। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है। पहले हम पोलाइटनेस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पोलाइटनेस थ्योरी किसे कहते हैं? पोलाइटनेस का मतलब होता है कि अदब से, एटिकेट्स से किसी से बात करना, राइट। अब इसकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है। एक नेगेटिव पोलाइटनेस, एक पॉजिटिव पोलाइटनेस, ठीक है। पहले तो पॉजिटिव पोलाइटनेस देखते हैं, वो किसे कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पोलाइटनेस में क्या है जी? द स्ट्रेटजीज दैट अवॉइड ऑफेंस बाय हाईलाइटिंग फ्रेंडलीनेस, ठीक है। यानी कि बुरा बिहेवियर या नाराज़गियाँ, बुरा कोई भी कह लें बिहेवियर जो होता है उसको अवॉइड करना और एक अच्छा फ्रेंडलीनेस बिहेवियर जो है वो दूसरे को शो करना, ठीक है। जैसे कि लाइक फॉर इंस्टेंट हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, नापसंद होती हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों की हाँ में हाँ मिला देते हैं, उनके साथ बुरा नहीं करते, अच्छे वे में उनको उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई आपको कहे कि मुझे पिक कर लेना या मुझे ड्रॉप कर देना, आप थके हैं, आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं जस्ट कि आप लोग एक अच्छा बिहेवियर शो करवा रहे हैं, इसको पॉजिटिव पोलाइटनेस कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव पोलाइटनेस में क्या आ जाएगा? स्ट्रेटजीज दैट अवॉइड ऑफेंस बाय शोइंग डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरा रिएक्ट करना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं करनी तो आप उसको डायरेक्ट कह देते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इसको नेगेटिव पोलाइटनेस कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वेंशंस देखिए कि पीपल ओरिएंटेड टू नेगेटिव पोलाइटनेस में बी परसीव्ड एज अलूफ और कोल्ड, ठीक है। पीपल ओरिएंटेड टू पॉजिटिव पोलाइटनेस में बी परसीव्ड एज अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक हो गया। ये आपको कन्वेंशंस पता होनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव पोलाइटनेस का आपको पता चल गया। नेगेटिव पोलाइटनेस किसे कहते हैं? बुरा रिएक्ट तो नहीं शो करते लेकिन हम किसी की हाँ में हाँ भी नहीं मिलाते, ठीक है। इसको नेगेटिव पोलाइटनेस कहते हैं।
ये कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस में देखें, शो ऑफ नेगेटिव पोलाइटनेस वेयर इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेंजर आर कन्वेंशनली ओरिएंटेड मोर टू डेफरेंस, ठीक है। शो ऑफ पॉजिटिव पोलाइटनेस वेयर इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रेंजर आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर पर्सनेबल एंड फ्रेंडली, ठीक है। वही बात आ गई है यहाँ पर। डेफरेंस होता है ये एहतराम शो करना, ठीक है, तो लिहाज करना किसी चीज़ का, ठीक है, इसको हम डेफरेंस। टॉपिक 117 में स्पीकिंग एंड राइटिंग इन वर्ड इंग्लिशेस, ठीक है। ये एक दफ़ा पढ़ने वाली चीज़ें हैं, सच इतना आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग पढ़ लें एक दफ़ा ताकि आपको पता चल जाए। English language does not have systematic choices but only strategies based on politeness consideration, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग इन वर्ड इंग्लिश रिटोरिकल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज यूज टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव लैंग्वेज इन एनी सिचुएशन, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा ताकि अगर ये स्ट्रेटजीज के बारे में पूछा जाए तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। फीचर्स ऑफ आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल राइटिंग, उनमें क्या आ जाएगा, साउंडिंग स्टाइल, indirectness, presenting all sides of an argument, extensive quotation from previous work। के बाद यहाँ पर आ जाएंगे features of inner circle writing, डायरेक्ट imperatives हैं, heavy emphasis on explicit, contextualized impersonal language है। उसके बाद need to acknowledge the literary value of outer circle writing, publishers need to shed off their prejudices, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर genre है कि is a type or category of literature or other form of artistic composition। अब इसमें कुछ characteristics है कि language used in a conventionalized social setting, respond to specific communicative need of a discipline or in a social setting, practices constraints on use of grammar, vocabulary and discourse switches। constraints किसे कहते हैं, रुकावटें वगैरह होना, ठीक है, उन सब पर। उसके बाद genre में फैक्टर इंटरनल टू द टेक्स्ट जो है वो लेक्सिकन, ग्रामर, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। और एज सच यहाँ पर मज़ीद बताया गया, डिस्क्राइब किया गया, आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अब डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड genre, ठीक है। genre फोकस मोर ऑन द कम्युनिकेटिव वैल्यूज, स्टाइल पेज मोर अटेंशन टू लिंग्विस्टिक फॉर्म, ठीक है। ये आप लोगों को क्विज में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप लोगों को ये डिफरेंस का पता होना चाहिए। उसके बाद genre इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड इंग्लिशेस, कॉन्टेक्स्ट में अगर आया तो आपने किस तरह लिखना है कि वेरिएशन इन वर्ड इंग्लिशेस आर कंपेरेबल टू वेरिएशन इन स्टाइल्स, ठीक है, बोथ रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल यूजेस ऑफ लैंग्वेज। अब individual variation can be seen in the use of language in different contexts. These variations are caused by differences in the experiences, goals, attitudes and the value of speakers of word Englishes, ठीक है। As it is, जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आपने भी इसी तरह इन्हें याद करना है और ऐसे ही आपने एग्जाम में भी लिखना है, ठीक है। genre in the context of word Englishes, मजीद एक लाइन मैंने हाईलाइट किया है कि change in the use of vocabulary and grammar will change the construction and interpretation of genre, ठीक हो गया। आप लोग ये जो genre वर्ड है इसकी एक दफ़ा प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक कीजिएगा गूगल पर। आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलें पेश आएंगी इसको पढ़ने में, लेकिन ये genre वर्ड नहीं है, इट्स नॉट अ genre, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करने का एक थोड़ा मुख्तलिफ वे है, genre आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद इसके कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। अब यहाँ पर लिबरे जनरेस जो है वो उनमें देखिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द यूज़ ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्म इज़ कंसीडर्ड ए ग्रेट क्वालिटी, ठीक है। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये आपको क्विज़ में आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये मज़ीद यहाँ पर जो है वो बहुत कुछ डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसमें से कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों की रीडिंग अच्छी हो सके, ठीक है। और ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं की इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक दफ़ा इसको रीड करें और इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्हें ढूंढ कर जो है वो उसे हाईलाइट करें, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट्स में कवर किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम इतनी सी चीज़ें करके भी जो है वो कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं इनको क्विज़ के लिए एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लिया करें ताकि आप लोगों के क्विज़ सॉल्व हो सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लगता होगा कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता या एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तो इस वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इजी बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इतनी ज़्यादा थ्योरी देख के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। मैंने इस तरह कवर किया था तो आई थॉट कि आप लोगों के लिए भी ये आसानी पैदा कर सके, आप शॉर्ट वे में भी बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। आप इसे लर्न करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को फॉलो करें, हर चीज़ को याद करें और अपने माइंड पर एक बर्डन क्रिएट करके एग्ज़ाम में कुछ भी ना लिख सकें। इससे बेटर है कि आप लोग थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, कॉन्सेप्ट्स ले लें ताकि आपकी लाइफ में काम आ सकें। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।